नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरा आज के दिन। नागालैंड और मेघालय के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं पीएम नरेंद्र मोदी की 27 फरवरी वो तारीख जब नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और एनडीपीपी पार्टी ने चुनाव से पहले गठबंधन किया है। शिलांग के पुलिस बाजार में रैली में हिस्सा लेंगे। मेघालय के तुरा में भी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आज के दिन की। तो पीएम नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर का दौरा आज के दिन। नागालैंड, मेघालय, शिलांग के पुलिस बाजार में रैली में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। वहीं रायपुर में कांग्रेस का आज 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू होगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। कांग्रेस के तमाम नेता और डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में मौजूद हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू होगा। तमाम नेता और डेलीगेट्स यहां पर पहुंच रहे रायपुर में। और राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज नेता यहां पर आपको दिखाई दे सकते हैं कांग्रेस के। चलिए एक और बड़ी खबर। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग आज के दिन सुबह 10 बजे सिविक सेंटर में वोटिंग होगी। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी मतदान का वित्त मंत्रालय। 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही प्रशासनिक फैसले लेती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में खींचतान है कि पावर किसके हाथ में रहेगी। और ये जंग है पावर को लेकर। 10 बजे वो वक्त होगा जब सदन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। कल के दिन शैली ओब्राय ने कहा था कि आज 10 बजे तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब से कुछ ही देर में सदन की तस्वीरें कैसी होंगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंतजार सभी को है कि ये खींचतान जल्द से जल्द ये समाप्त हो। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कल के दिन हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने भी शैली ओब्राय से सदन के बाद बातचीत की थी। क्या कुछ कहा था शैली ओब्राय ने, सुनिए आप। साथ हैं शैली जी, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में रात भर जो हंगामा चला है, वजह क्या थी, कहां से शुरू हुआ बवाल? जी देखिए, कल आपने, हमने और दिल्ली की जनता ने सबने देख लिया कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो गए। उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की शुरुआत हुई, पूर्वक हो रहा था। उसके बाद सडनली जब 45-47 वोट डल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। और वो बेबुनियाद हंगामा था। मोबाइल फ़ोन का मुद्दा जानबूझकर उठाया गया, क्योंकि किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल में ये नहीं लिखा गया कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जाया जा सकता, बशर्ते वो साइलेंट हो। तो जानबूझकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया, साथ ही बैलेट पेपर की बुकलेट को फाड़ा गया। तो साफ साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाह ही नहीं रही थी कि कल वोट हो। और उन्हीं के हंगामे की वजह से बार बार सदन को हमें स्थगित करना पड़ा, जिसकी वजह से आज सुबह हमने कल तक की बैठक, तो कल सुबह 10 बजे तक बैठक बुलाई है और कल तक स्थगित किया है। पूरी रात हम लोग जद्दोजहद करते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो आदेश है, तीनों चुनाव एक ही दिन में हो जाएं। बट ऐसा कल सदन में नहीं किया जाने दिया। जो मांगे बीजेपी के पार्षदों ने उठाई थी कि जो मोबाइल फोन को बैन कर दिया जाए, वो मांग तो आपने मान ली थी कि अब मोबाइल फोन यूज नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं कि दोबारा से सारे चुनाव कराए जाए। और इसमें यह भी खबर आई कि जो बैलेट बुक थे उसमें बैलेट पेपर की जो संख्या थी वो भी खत्म हो रही थी। जी देखिए, बार बार उनका मुद्दा था मोबाइल फ़ोन को बैन करिए, तो हमने वो उनकी बात मान ली, ना चाहकर भी मान ली, ताकि हंगामा ना हो, सदन शांतिपूर्वक चले और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो। पर उसके बाद वो नया मुद्दा लेके आ गए कि अब री इलेक्शन कराओ, अब दोबारा से एक से इलेक्शन शुरुआत करी जाए। बट वो बेबुनियाद है। जो
वोट डिब्बे में डल चुके हैं, हम उनकी मोबाइल फ़ोन की बात मान चुके थे, हम उनको कैंसिल किस आधार पर करते? कोई वैलिड रीज़न तो होता उसको, हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने चुनाव सदन में बार बार बोला कि आगे से अब चुनाव होंगे, जितने वोट डल चुके हैं उसके आगे की वोटिंग होगी। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्च में कटौती पर एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम शहबाज ने कहा कि वे और कैबिनेट के बाकी मंत्री अब सैलरी ही नहीं लेंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल अपनी जेब से भरेंगे। शरीफ ने बताया कि मंत्रियों के पास मौजूद लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। पीएम शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी से भी खर्च में कटौती की अपील की है। शरीफ ने कहा कि सरकार के खर्च कम करके हम टैक्स पेयर्स के लाखों रुपए बचाएंगे। हालांकि शरीफ फौज के बजट पर कोई बयान से बचते हुए नजर आए। पाकिस्तान की फौज के पास अगर हम बात करें तो इस समय तमाम मुश्किलें आ खड़ी हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नोएडा दौरा, आज के दिन बड़ी खबर यह है, नोएडा दौरे पर आएंगे अखिलेश यादव। सपा नेता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। स्वर्गीय राजपाल यादव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कार्यकर्ताओं को संबोधित करके जीत का मंत्र भी देंगे। कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नोएडा दौरा आज के दिन। तो सपा नेता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे आज अखिलेश यादव। तो कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। सपा नेता की प्रतिमा का अनावरण। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। गरियाबंद से 10 किलोमीटर दूर बारूका के पास एक बाराती मेटाडोर पलटने से 51 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए। एक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। वहीं एक बड़ी खबर इसी बीच राजस्थान के बाड़मेर से, जहां पर सीएम गहलोत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, प्रियंका गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। भीम सेना चीफ सतपाल तंवर ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने दिल्ली एनसीआर इलाके से उन्हें गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। प्रियंका गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी, अशोक गहलोत पर भी। उसके बाद दिल्ली से गिरफ्तारी सतपाल तंवर की। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा। इमारत बनाने के दौरान वहां पर मिट्टी धंस गई। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर वहां गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी मजदूर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा। इमारत बनाने के दौरान मिट्टी धंस गई। एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी है। जख्मी मजदूर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया।
मलबे में दबने से देखिए 2 मजदूरों की मौत हो गई, एक मजदूर फिलहाल जख्मी है हॉस्पिटल में जिसको एडमिट किया गया है। इमारत बनाई जा रही थी लेकिन उसी दौरान वहां पर मिट्टी धंस गई, 2 मजदूरों की मौत हो गई, एक मजदूर वहीं मिट्टी में दबा हुआ है और फिर मजदूर को बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां पर इलाज अभी उसका जारी है। वहीं लखनऊ के डंपिंग यार्ड में एक भीषण आग लग गई, कई पुरानी गाड़ियां जलकर वहां पर राख हो गई, जेसीबी मशीनों की मदद से गाड़ियां हटाई गई, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर, लखनऊ के डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई, कई गाड़ियां जलकर यहां पर राख हो गई। दमकल की डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी, लखनऊ की यह तस्वीर, कई गाड़ियां जलकर हालांकि राख हो गई। इसमें तो देखिए डंपिंग यार्ड जहां पर यह आग लगी गाड़ियों में, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई गाड़ियां देखिए जल गई और फिर जेसीबी की मदद से उन गाड़ियों को हटाया गया। लेकिन आग लगने की वजह क्या रही, फिलहाल अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर आग ये कैसे लगी इन तमाम गाड़ियों में और डंपिंग यार्ड में। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मड़ियाव इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। तिलक समारोह से पहले सिलेंडर ब्लास्ट, सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर 2 लोग झुलस गए, जान बचाने के लिए छत से परिजन कूद गए। तिलक समारोह से पहले सिलेंडर कम में ब्लास्ट हुआ जोरदार, सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। इसीलिए जब भी कोई कार्यक्रम हो घर में तो सतर्क आप रहिए, आग बुझाने के जो मानक हैं उसको भी आप रखिए, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। राजस्थान की घटना आपको याद होगी जहां पर पूरा परिवार जलकर राख हो गया था, सभी की मौत हो गई थी। जब सिलेंडर फटा सभी घर में मौजूद थे। लेकिन इस घटना से सबक लीजिए, क्योंकि लखनऊ में भी कुछ ऐसी घटना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कहां पर आग लगी। ये घर की तस्वीर, तिलक समारोह के दौरान घर में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, 2 लोग झुलस गए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो छत से छलांग लगा दी अपनी जान बचाने के लिए। तिलक समारोह से पहले सिलेंडर में ब्लास्ट, जब घर में छोटे छोटे कार्यक्रम चलते रहते हैं तिलक समारोह के पहले, उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ। वहीं राजस्थान के भरतपुर से एक बड़ी खबर, भरतपुर में गजेंद्र पहलवान पर जानलेवा हमला किया गया। जिम से लौटते वक्त बदमाशों ने गोली मार दी। गजेंद्र पहलवान को 6 से 7 गोली लगी और जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पुलिस हमलावरों की शिनाख्त में अब जुटी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, गजेंद्र पहलवान को 6 से 7 गोलियां लगी, जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जिम से लौटते वक्त बदमाशों ने गोली मारी है। पुलिस हमलावरों की जांच में जुटी है।
वहीं यूपी के हरदोई में चूल्हे की चिंगारी ने एक एक करके तकरीबन 86 घरों को अपनी जद में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर हर तरफ कोहराम मच गया। इस आग में कई मवेशी भी जिंदा जल गए। एक युवक झुलस गया जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल एडमिट किया गया। आग से लगभग 45 से 50 लाख तक के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। नहीं रस्सी भी दी है, 25 परिवारों को खाद्यान्न मिल जाए, किसी को खाने की कोई किल्लत ना हो, कोई परेशानी ना हो। बाकी जानवरों की भूसे फायर वाले कब देर से पहुंचना है। वहीं एक और बड़ी खबर, नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहा था बदमाश, माफ कर दीजिए सर, अब नोएडा में कभी नहीं आऊंगा। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम है। लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था बदमाश। पुलिस के आगे बदमाश जो है गिड़गिड़ा रहा था कि सर नोएडा कभी नहीं आऊंगा, माफ कर दीजिए, लेकिन अब पुलिस कहां मानने वाली। 25,000 का इनामी बदमाश जिसको पकड़ा गया, देखिए मुठभेड़ के दौरान की तस्वीर, पैर में हालांकि गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हर दिन कुछ इसी तरह से मुठभेड़ हो रही है ताकि जो क्राइम का जो ग्राफ है जो बढ़ता हुआ यूपी के अंदर से, कैसे उसको कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, उसी पर लगातार ये जोर है। वहीं भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी के पोते CR केसवन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 22 सालों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा। कांग्रेस का क्या नजरिया, इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं। देश में एक सशक्त विपक्ष होने के लिए स्पष्ट नजरिया का होना बहुत जरूरी है, लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया है कांग्रेस के पास एक विपक्ष के रूप में स्पष्ट रणनीतियां नहीं है और मेरी विचारधारा पार्टी के अनुरूप नहीं रही। इस वजह से राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में भी मैंने भाग नहीं लिया और पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं CM YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल S अब्दुल नजीर का स्वागत किया। राज्यपाल के स्वागत के दौरान सीएम ने जस्टिस नजीर को गुलदस्ता और शॉल भी भेंट किया। उन्होंने औपचारिक स्वागत समारोह में भाग लेने वाले अन्य अधिकारियों से राज्यपाल का परिचय भी करवाया। शॉल भेंट करके राज्यपाल का सम्मान किया गया। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की ये तस्वीर। वहीं BRS पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के BRS अध्यक्ष थोटा चंद्रशेखर का स्वागत किया। कार्यकर्ता अध्यक्ष का स्वागत करने गनवरम पहुंचे। इस दौरान BRS के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि आगामी चुनाव में BRS आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों और 25 सांसद सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई दलों के बड़े नेता भी BRS में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं। कई प्रमुख नेता उनके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लोग हमारी पार्टी से जुड़ेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर BRS का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। सत्ता में आने के 3 साल के भीतर राजधानी बनाकर दिखा देंगे।
वहीं तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में छात्रों के माता पिता ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को बच्चों के माथे पर कुमकुम लगाने से रोकने पर विरोध किया। इस घटना का विरोध अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ ये दिखाई दे रहा है कि छात्रों के परिजन केआर सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला और सीनियर स्टाफ को घेर कर उनसे पूछताछ करने में लगे, जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने कभी धमकी नहीं दी। मैंने केवल ये कहा है कि एक सरकारी नियम है जो इसकी अनुमति नहीं देता। साथ ही प्रिंसिपल ने छात्रों से सवाल किया कि क्या मैंने आपको धमकी दी थी? क्या मैंने नहीं कहा था? हमें बिंदी पहनने की अनुमति नहीं देने वाला शासन की तरफ से आदेश मिला है। सरकार के आदेश को लागू करने का उद्देश्य है कि स्कूल में जाति या धर्म के आधार पर छात्रों में अंतर ना किया जाए। एक बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएन में प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव में रूस की यूक्रेन से सेना वापस करने की मांग। भारत ने खुद को वोटिंग से अलग रखा। 141 देशों का यूक्रेन को समर्थन। रूस यूक्रेन जंग आज के दिन तारीख है 24 और 1 साल पूरे। 24 फरवरी सन 2022 याद होगा वो दिन जब सुबह युद्ध के लिए रूस की सेना ने कूच कर दिया था यूक्रेन की तरफ। और आज 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध जो है उसी जोश और जज्बे के साथ लगातार जारी है दोनों सेनाओं की तरफ से। तो सुपर प्राइम टाइम के दमदार बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।